हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ रीट साइंस में जो हम लोग केमिस्ट्री वाला पोर्शन कर रहे हैं। बायोलॉजी वाला पोर्शन हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और हम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर भी टोटल 5 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी ये क्लास नंबर 6 है और मैं मेरे एनसीईआरटी के हिसाब से ही अपने नोट्स बनाती हूँ, यानी कि मैं मेरी जो भी आप लोगों के साथ में क्लासेस शेयर कर रही हूँ उसका जो सोर्स है वो एनसीईआरटी ही होता है। और आज की वीडियो में जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो टॉपिक होने वाले हैं तत्व। तत्व के अंदर आप लोगों को धातु, अधातु, उपधातु तीनों के बारे में डिटेल में देखेंगे, साथ में यौगिक और विलेन के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो हम लोगों को एनसीईआरटी की 7th क्लास की, 8th क्लास की और 9th क्लास की और 10th क्लास की बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मैं जो है वो शेयर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहले आता है तत्व, यानी कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए जो द्रव्य होते हैं जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ये कण अणु या फिर परमाणु होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये या तो परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन जिसको एच से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना यानी कि AU, लोहा यानी कि Fe, सोडियम Na, एल्यूमिनियम Al आदि। तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट बॉयल द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है धातु, अधातु और फिर आता है उपधातु। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे धातु के बारे में। धातु जो होती है वो चमकदार होती है। धातु को मेटल भी बोलते हैं। धातु चमकदार होती है जैसे सोना, चांदी, जिसका उपयोग हम लोग गहने वगैरह बनाने में करते हैं। धातु जो होती है वो तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है जिसको तार के रूप में बदल सकते हैं। लंबी लंबी तारें जो है वो इनको पीट कर बनाई जा सकती है, जैसे कि सोना हो गया। धातु आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है इसमें एक विशेष आघात वर्धनीय का मतलब होता है इसको लंबी लंबी जो है वो आघात वर्धनीय, यानी इनको लंबी लंबी चादरों के रूप में भी बदल सकते हैं। उसके अलावा इसमें से एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है जिसके कारण इसका उपयोग घंटी वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग घंटी बनाने में और वाद्य यंत्र बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पर ये जो है ना, ये आघात वर्धनीय होती है, इसकी बाद में खड़ी पाई है ना। आघात वर्धनीय का मतलब ध्वनि उत्पन्न करना नहीं होता है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है लंबी लंबी चादरों के रूप में व्यक्त इस बना सकते हैं इसको। जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ये सारे धातु हो गए। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो मुलायम भी होते हैं, जिसको चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। धातु जो होते हैं वो ताप व विद्युत की सुचालक होती है, जैसे कि चांदी Ag सर्वाधिक चालक और शीशा Pb2 सबसे कम चालक होता है। आगे देख लेते हैं, धातु जो होता है वो आघात वर्धनीय होता है। इनको पीटकर महीन चादरों में हम लोग बदल सकते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया। सामान्य धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं, यानी कि सारे के सारे धातु जो होते हैं वो ठोस ही होते हैं। लेकिन एक इसका अपवाद है कि जो पारा होता है वो धातु होता है, लेकिन फिर भी वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः धातु जो ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ उभयधर्मी प्रकृति के भी होते हैं। ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। और रीट 2021-22 में जो पेपर हुआ था उस परीक्षा में इसमें से क्वेश्चंस बने थे कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ उभयधर्मी भी होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो वो पोटेशियम होती है के। और सबसे कम क्रियाशील धातु होती है सोना। धातु जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, अधातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद में देख लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है, जो वायु में तेज अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है। इसीलिए इनको हम किस में रखते हैं, केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, क्योंकि ये कम क्रियाशील होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी के बारे में 10th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें इस सक्रियता श्रेणी में धातुओं की
की क्रियाशीलता को अवरोही यानी कि अधिक से कम की ओर जो है वो व्यवस्थित किया जाता है, उसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर वाले अधिक क्रियाशील होते हैं, ऊपर वाले अधिक क्रियाशील, फिर इनकी घटती क्रियाशीलता होती है और नीचे आने पर सबसे कम क्रियाशील हो जाते हैं। यानी कि जो पोटेशियम होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, सोडियम भी उससे कम होता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और सबसे नीचे वाले जो होते हैं जैसे कॉपर हो गया, मरकरी, पारा हो गया, सिल्वर, सोना, ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। आगे देख लेते हैं, धातु जो होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है। ऊष्मा के अच्छे चालक कौन कौन से हैं? सिल्वर और कॉपर, लेकिन लेड व मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी कि सारे के सारे धातु जो होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इनके गलनांक भी अधिक होते हैं, लेकिन ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से हैं? सिल्वर और कॉपर हो गया, लेकिन लेड और मरकरी जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये इनका अपवाद है। उसके बाद में यहाँ पर जब हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स में ये चीजें देखते हैं ना, तो उसके बीच में हम लोगों को ये पॉइंट भी नजर आता है। पीवीसी क्या है? तो पीवीसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, वाइनील क्लोराइड, और इसमें से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण क्या है। सबसे पहले धातुओं की वायु यानी कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाती है तो उनके ऑक्साइड बनाती है, यानी धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो धातुओं के ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हो जाती है तो CuO यानी कि कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है, जो कि काले रंग का होता है। ये कॉपर के बर्तन जो होते हैं उसको लंबे समय तक नम वायु में रखते हैं, तब वह उसके ऊपर हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? ये कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuOH का हॉल्ट वाइज कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 का मिश्रण होता है। जैसे कि देखिए, ये जो चीज़ है वो आप लोगों को 8th क्लास की एनसीईआरटी में की बुक में मिल जाएगी। कॉपर होता है वो जल के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और ऑक्सीजन यानी कि नम वायु, वायुमंडल में, ये तीनों गैसें होती है, इसके साथ में ये कॉपर अभिक्रिया कर लेता है। CuOH का हॉल्ट वाइज यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड और CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। सामान्य तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। उसके बाद में कुछ अपवाद देख लेते हैं कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके ऑक्साइड अम्लीय व कुछ क्षारीय दोनों होते हैं। यानी कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, वो लवण व जल प्रदान करते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से यानी HCl से करवाते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। और ये जो इक्वेशन है इसमें से क्वेश्चंस बना है रीट 2021-22 में, तो यहाँ से इन दोनों की अभिक्रिया के द्वारा AlCl3 प्लस जो है वो जल बन जाता है। उसके अलावा ये जो Al2O3 जो होता है वो क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तो NaAlO2 प्लस H2O का निर्माण करता है। यहाँ पे ये लवण है जिसको हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जो होती है वो एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत किसकी परत है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि ये वाला एल्यूमिनियम जो है वो ये वाला। अब यहाँ पर जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर Al2O3 आएगा, है ना, यहाँ पर जो है वो Al के पास में 2 आ जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग और आगे इसके बारे में डिटेल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जल के साथ में अभिक्रिया, यानी कि धातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस व धातुओं के ऑक्साइड देती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमेशा पॉप की ध्वनि के साथ निकलती है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये धातु के ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और धातु हाइड्रोक्साइड देती है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। सोडियम धातु जो होती है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, जो ऑक्सीजन और जल के साथ में तीव्र अभिक्रिया करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसीलिए सोडियम व पोटेशियम दोनों को हमेशा मिट्टी के तेल में रखते हैं। जैसे सोडियम हो गया, ये जल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ ऊष्मा, इसीलिए इसको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। उसी प्रकार से पोटेशियम जो जल के साथ में अभिक्रिया करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बनती है और ऊष्मा निकलती है।
जल के साथ में कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। यह ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यानी कि जल के साथ में कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी होती है और बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करती है, और इन दोनों की अभिक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो जो उसको जो है वो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा नहीं मिल पाती है, क्योंकि दोनों अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इन दोनों की अभिक्रिया धीमी गति से होती है लेकिन धीमी गति से होती है। जैसे कि कैल्शियम की अभिक्रिया जो हो जाती है वो CH2, यहाँ पर देखा है ना हम लोगों ने कैल्शियम के साथ में अभिक्रिया, जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो CaOH का हॉल्ट वाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन बनाते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया धीमी गति से होती है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस बनती है। जो बुलबुले हाइड्रोजन गैस के ये जो बुलबुले हैं ना, ये कैल्शियम की धातु की सतह के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर लेती है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम का अगर देखें तो शीतल जल के साथ में अभिक्रिया ही नहीं करती है, बल्कि गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और गैस उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो होते हैं वो मैग्नीशियम की धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम भी तैरना प्रारंभ कर देती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के लिए ये सेम टू सेम बात होती है। उसके बाद में देख लेते हैं एल्यूमिनियम, आयरन व जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है, न ही गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ में अभिक्रिया करती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे कि हम लोग इनकी इक्वेशंस देखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम H2O के साथ में अभिक्रिया करती है, Al2O3 और हाइड्रोजन गैस बनाती है। फिर Fe जो होता है वो जल के साथ में अभिक्रिया करता है, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बना लेती है। यहाँ पर जो Al2O3 है उसको नीलम या फिर रूबी भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है जो याद रखिएगा, एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं नोट पॉइंट के लेड, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ में बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। इनका जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी जो है वो इनके बर्तन भी बनाए जाते हैं और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी बनाई जाती है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं धातुओं के अम्लों के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। धातुएं अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती है, लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे धातु हो गया वो तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। यहाँ पर ये इसका अपवाद है कि जब धातु, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा ऊपर, कि जब धातुएं ऊपर हम लोगों ने देखा है कि जब धातुएं तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि HNO3 जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है और जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करके जल के अंदर बदल जाता है और स्वयं नाइट्रोजन के कोई अन्य ऑक्साइड जैसे N2O, NO, NO2 में अपचयित कर देता है। मैग्नीशियम व मैग्नीज बहुत तनु HNO3 के साथ में अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक व आयरन के साथ में अभिक्रिया करवाने पर अभिक्रियाशीलता का क्रम, यानी कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हम लोग अगर मैग्नीशियम से अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे ज्यादा होगी फटाफट से, एल्यूमिनियम की फटाफट से होगी, जिंक की उससे कम और Fe की उससे कम, यानी कि ये जो है वो कम से ज्यादा की और इसका क्रम चल रहा है। आगे देख लेते हैं कि कॉपर के साथ में अम्ल अभिक्रिया न तो बुलबुले बनाता है न ही ताप में परिवर्तन करता है। यानी कॉपर जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है ना, तो ये अभिक्रिया करने के बाद में न तो ये कोई बुलबुले देता है न कोई टेम्परेचर में चेंज होता है। अतः कॉपर तनु HCl के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब तो यही होता है। आगे देख लेते हैं एक और नोट पॉइंट, एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया जिसको रॉयल जल भी बोलते हैं, 3:1 के अनुपात में होता है। 3:1 में क्या होता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 होता है का ताजा मिश्रण होता है, जिसका उपयोग गोल्ड व प्लेटिनम को साफ करने में किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, देखिए इस तरीके से अपना धातु वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अधातु यानी कि नॉन मेटल। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती है। जैसे ठोस हो गया कार्बन, सल्फर, आयोडीन, द्रव हो जाता है ब्रोमीन और गैस हो जाती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन हीरा व आयोडीन इसका अपवाद है, यानी इनमें चमक होती है। अधातुओं में ध्वनि का गुण नहीं होता है, अधातुओं का गलनांक भी कम होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है इसका गलनांक अधिक होता है, इसका अपवाद है ये। और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। अधातुएं जो होती है वो कठोर नहीं होती है, जैसे सल्फर, और इसका अपवाद है हीरा जो अधातु है लेकिन वो कठोर होती है, ये भी कार्बन का अपरूप है। इसके अपवाद अपवाद याद रखिएगा, क्योंकि अपवादों में से क्वेश्चन बनते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है और हीरा इतना कठोर होता है कि कांच को भी इसके द्वारा
काट सकते हैं। अधातुएँ जो होती है वो ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफ़ाइट इसका अपवाद है, यानी ग्रेफ़ाइट जो है वो अधातु है, लेकिन फिर भी वो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। अधातु वायु के साथ में अभिक्रिया करती है और अम्लीय प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। अधातुओं में भंगुरता यानी कि तोड़ने का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब होता है जो हथौड़े से तोड़ने पीटने पर आसानी से टूट जाए। अधिकांश अधातुएँ तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएँ जो होती है वो अधिकांश अधातुएँ ऐसी होती है जो कि तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन कुछ अपवाद, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा अपवाद हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सल्फर, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर जो होता है, सल्फर यानी कि एस जो कि HNO3 यानी कि जो सल्फर है S2 जो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो जल बनाता है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बना देता है। आगे देख लेते हैं नोट पॉइंट। उत्कृष्ट गैसें क्या होता है? उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। धातुओं का गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम व सीज़ियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि हम अपनी हथेली पर इनको रखेंगे तो वो पिघल जाएगी। ये एक्सेप्शंस है, याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। सोडियम धातु जल के साथ में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, लेकिन आयरन धीमी गति से। अधातु जो होता है वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वे वायु में भी सक्रिय रहते हैं। इसीलिए अधातु को किस में रखते हैं हम? जल में। जैसे कि फास्फोरस जो होता है वो सक्रिय अधातु है, जो वायु में खुला रखते हैं तो आग पकड़ लेता है। तो फास्फोरस का वायु से संपर्क ना हो, इसलिए उसको हम लोग जल में रखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं धातु व अधातु के उपयोग क्या-क्या है। सजीवों में श्वसन के लिए, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए, उर्वरक में, जल के शुद्धिकरण में, बैंगनी रंग का विलयन, एंटीबायोटिक का उपयोग घावों में करने में, फटाकों में, इन सभी में अधातुओं का उपयोग किया जाता है। यानी अधातु यानी कि जैसे सजीवों के श्वसन में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए उर्वरक में नाइट्रोजन का, जल के शुद्धिकरण में हम क्लोरीन का, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, फटाकों में जो रोगन जलाते हैं उन सभी में किसका उपयोग होता है? अधातुओं का। धातुओं का उपयोग कहाँ करते हैं? तो धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ी, उपग्रह, रेलगाड़ी, खाना बनाने के जो पात्र होते हैं, जल बॉयलर होते हैं, इन सभी के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं उपधातु क्या होते हैं। वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं। कुल उपधातु कितने होते हैं? 7। कौन-कौन से हैं? बोरोन बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ze, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेलुरियम Te और पोलोनियम Po। अब हम लोग देख लेते हैं मिश्र धातु जिसको एलॉय भी बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इनको भौतिक विधियों के द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पीतल में तांबा होता है, जिंक होता है, जिसमें तांबा जिसको कॉपर भी बोलते हैं जो 70%, जिंक जो होता है वो 30% होता है। कांसा के अंदर कॉपर यानी तांबा होता है, टिन होता है जो जिसको हम लोग एसएन बोलते हैं। जर्मन सिल्वर में कॉपर 50%, जिंक 25% और निकल भी 25% होता है। गन मेटल के अंदर कॉपर होता है 87%, उसके बाद में टिन होता है 10% और जिंक होता है 3%। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसके अंदर लोहा होता है Fe, निकल होता है Na और क्रोमियम होता है Cr। अमलगम में पारा और उसके अलावा भी कोई अन्य धातु। अब हम लोग आगे देख लेते हैं नोट पॉइंट। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए हमेशा 22 कैरेट शुद्ध सोना यूज करते हैं, और 2 कैरेट यानी कि 22 कैरेट शुद्ध सोना लेंगे और 2 कैरेट जो होता है वो तांबा या फिर चांदी मिलाते हैं, क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो वायु में रखने पर कभी-कभी पिघल भी जाता है, इसीलिए उसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो चांदी मिलाई जाती है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं यौगिक किसको बोलते हैं? कंपाउंड। भिन्न-भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक कणों के रासायनिक बंधनों से बने हुए, यानी कि 2 या 2 से अधिक कण आपस में मिल जाते हैं रासायनिक बंधन द्वारा, उसको हम लोग यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक में विभिन्न तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में होता है, यानी निश्चित अनुपात में इनका भार होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यौगिक का मतलब होता है दो चीजों का आपस में योग, जैसे कि नमक हो गया, जल हो गया, शक्कर हो गया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया हो गया जैसे कि NHO, HNO, NH3, अमोनिया यानी कि NH3। यौगिक जिन तत्वों से बने हुए होते हैं उन तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी कि यौगिक जो है वो जिन जिन से बने हुए हैं। जैसे कि अमोनिया है तो अमोनिया कैसा है?
अमोनिया HNO3, अब NH3 है, तो NH3 का काम अलग है। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, ये गैस है, हाइड्रोजन क्या है, वो गैस है, वो उसका काम अलग है, वो अलग है बिल्कुल। लेकिन जो तत्व है वो अपने तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जल भी एक यौगिक होता है जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे अगर जल है तो वो किससे बना हुआ है, जैसे H2O से। अब यहाँ पर इसके तत्व कौन कौन से है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन जल क्या है, वो लिक्विड है। तो हो गई ना अपने आप तत्व और यौगिक के गुण अलग अलग। आगे हम लोग देख लेते हैं मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण बोलते हैं, और मिश्रण को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो अब अंतर क्या होता है भाई, मिश्रण भी दो या दो से अधिक तत्वों के बने हुए हैं और यौगिक भी दो या दो से अधिक तत्वों के बने हुए हैं। तो फिर इसमें अंतर ये है कि यौगिक जो होता है उसको हम पृथक नहीं कर सकते हैं, आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन मिश्रण जो होता है उसको हम लोग जो है वो आपस में पृथक कर सकते हैं। जैसे कि भौतिक विधियों द्वारा इनको पृथक किया जा सकता है। जैसे वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें बहुत सारी गैसें उपस्थित होती है। अब हम लोग देख लेते हैं मिश्रण के प्रकार। के मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है समांगी और दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले देखेंगे समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव समान रूप से उपस्थित होते हैं। विषमांगी ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। मिश्रण में उपस्थित सभी अवयव समान अवस्था में होते हैं और भिन्न भिन्न अवस्था में सभी अवयव उपस्थित होते हैं विषमांगी में। समांगी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वायुमंडल की गैस है, विलयन हो गया, जैसे जल व शक्कर का, जल व लवण का, जल अल्कोहल का, और उसके अलावा कुछ मिश्र धातु हैं। और जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें दूध, धुआं, बादल, जल और रेत का मिश्रण, जल तेल का मिश्रण, और ब्लड जिसके अंदर ब्लड, कार्पल्स, ब्लड वाइट वाइट सेल्स, बिंबाणु आदि वो सभी होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं विलयन। विलयन यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। विलयन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे नींबू हो गया, जल हो गया, सोडा हो गया, जल हो गया, जैसे नींबू का जल हो गया, सोडा जल हो गया आदि। जैसे विलयन जो होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। जो अधिक भाग होता है वो विलायक होता है जैसे जल, और जो कम होता है वो विलयन होता है जैसे कि चीनी। जैसे कि जल के अंदर चीनी का घोल तो ज्यादा क्या होगा, जल होगा, तो जल जो है वो विलायक है, कम क्या होगी, चीनी होगी, तो वो विलय हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि विलयन के कण बहुत अत्यधिक छोटे होते हैं, इसलिए वे नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। आगे देख लेते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। यानी कि जो विलयन के कण होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इसमें से कोई प्रकाश की किरण गुजरती नहीं है। इसीलिए कभी भी विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है, और इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। यदि विलयन को हम लोग शांत छोड़ देते हैं कि विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अतः विलयन स्थायी है। यानी कि अगर कण नीचे बैठ रहे हैं तो मतलब विलयन स्थायी नहीं है, और अगर विलय के कण नीचे बैठ रहे हैं तो मतलब विलयन कैसा है, स्थायी है। विलयन में से विलय के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। यानी विलयन में से अगर हम चाहें कि विलय के कणों को हम छान के और अलग कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे देख लेते हैं द्रव्य विलयन कौन कौन से हैं। जैसे सोडा जल हो गया, नींबू जल हो गया। इसके अलावा ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु, गैसीय विलयन जैसे कि वायु हो गए। इसके अलावा हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे कि विलयन के कई उदाहरण हैं। जैसे चीनी व जल का विलयन एक तरल तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। जैसे चीनी विलय होती है, जल विलायक होता है। आयोडीन व एल्कोहल का विलयन होता है, जिसको टिंचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आयोडीन विलय होता है व एल्कोहल विलायक होता है। आगे देख लेते हैं वात युक्त पेय पदार्थ। जैसे सोडा वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोक हो गया आदि तरल विलयन में गैस के उदाहरण है। जैसे जल विलायक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड विलय होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग वायु गैस में गैस का विलयन होता है। यानी कि वायु जो होती है वो गैस में गैस का विलयन। जैसे वायुमंडल है तो उसमें बहुत सारी गैसें होती है, तो गैसों का गैसों से विलयन हो जाता है। विलयन होता है जो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होती है 21%, नाइट्रोजन होती है 78%। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक, वायु यानी वायुमंडल में गैसें होती है तो अधिक मात्रा में होती है, वो क्या होते हैं, वो विलायक हो गया। तो वायुमंडल में अधिक मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन, इसीलिए नाइट्रोजन को विलायक। और वायु में जो दूसरी गैसें होती है जो कम होती है, जिसको वायुमंडल में जो दूसरी गैसें होती है जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग विलयन जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे संतृप्त हो गया, असंतृप्त हो गया, अति संतृप्त हो गया। तो इसको वन बाय वन हम लोग एक एक करके देखेंगे। संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन का मतलब होता है किसी भी तापमान पर, यानी कोई भी फिक्स टेम्परेचर है उस पर कोई विलय पदार्थ, भाई विलयन के अंदर हम क्या डालेंगे, एक तो विलायक होगा, एक विलय होगा, तो विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी उसकी क्षमता है। यदि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ घुल नहीं सकता
सकता है तो वो संतृप्त विलेन कहलाता है। यानी अगर घुल नहीं सकता है तो वो संतृप्त है, तभी तो घुल नहीं सकता है ना? असंतृप्त का मतलब होता है जब विलेन में विलेय पदार्थ की मात्रा असंतृप्तता से कम होती है, यानी कि अब उसके अंदर वो घुल सकता है। संतृप्तता से कम का मतलब है, देखिए संतृप्त का मतलब होता है घुल गया कंप्लीट, अब और नहीं घुल सकता, वो संतृप्त हो चुका है। और असंतृप्त का मतलब होता है अभी उसके अंदर और घुलते जाओ और घुलते जाओ, वो संतृप्त नहीं हुआ है। और अति संतृप्तता का मतलब होता है कि यदि विलयन में विलेय की सांद्रता संतृप्तता की सांद्रता से अधिक हो जाती है, यानी बहुत अधिक वो संतृप्त हो गया है, तो इसको अति संतृप्त विलयन हम लोग कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग की सांद्रता क्या होता है। विलायक की मात्रा यानी विलायक यानी कि जो द्रव्यमान होता है या फिर आयरन होता है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, द्रव्यमान या फिर आयतन। आयतन आयरन नहीं होगा यहाँ पर, आयतन होगा। में घुले हुए विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या बोला है यहाँ पर कि विलायक की जो मात्रा होती है, विलायक की मात्रा घुले हुए विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलायक की जो मात्रा होती है, विलायक का मतलब होता है कोई भी विलायक, उसके अंदर कितना विलेय घुला हुआ है, उसी को हम लोग उसकी सांद्रता कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग निलंबन क्या होता है, सस्पेंशन भी बोलते हैं। यह विषमांगी मिश्रण होता है जैसे कि जल और मिट्टी। ये कण जो जैसे जल और मिट्टी को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, तो ये कण आंखों से देख सकते हैं। निलंबित कण जो होते हैं वो प्रकाश के किरण को फैला सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आंखों से नहीं, जो अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें से प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है, लेकिन जो निलंबन होता है उसमें से प्रकाश की किरण को हम लोग फैला सकते हैं। जब इसको शांत छोड़ देते हैं तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि निलंबन कैसा है, अस्थायी है, तभी इसके कण कैसे हो गए, नीचे आ गए। और छानने की विधि द्वारा इन कणों को हम लोग अलग भी कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाता है तो निलंबन खत्म हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन भी रुक जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले हुए रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण कैसा होता है, समांगी। कोलाइड के मिश्रण कैसा होता है, समांगी होता है। लेकिन वास्तविकता में विलयन कैसा होता है, विषमांगी होता है। यानी कि मिश्रण जो है वो समांगी होगा कोलाइड का, लेकिन एक्चुअल में जो विलयन हम लोगों ने लिया है वो तो विषमांगी होगा। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाता है दूध। इसका आकार छोटा होता है, आंखों से नहीं देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव ये दर्शाते हैं, और टिंडल प्रभाव के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जब इनको शांत छोड़ देते हैं तब ये कण तल पर नहीं बैठते हैं, अर्थात ये भी कैसे होते हैं, ये भी स्थायी होते हैं। छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकते, लेकिन एक विशेष विधि यानी कि इन कणों को भी हम लोग छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष विधि जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीकरण टेक्निक के द्वारा हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। देखिए जैसे विलयन में होता है, विलायक होता है, विलेय होता है, उसी तरीके से जो कोलाइडल विलयन होता है ना, उसके अंदर भी परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण अवस्था होती है। जैसे विलेय होता है जो कोलाइड रूप में होता है, और निलंबित यानी कि जो विलायक होता है। तो यहाँ पर कोलाइड विलयन के अंदर विलेय और विलायक नहीं लेके परिक्षिप्त और परिक्षेपण अवस्था ली है। आगे देख लेते हैं हम लोग पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। सबसे पहली आती है निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टर, जिसको फिल्टर पत्र यानी रंध्र युक्त जो क्रूसिबल होता है उसको अवक्षेप को पदार्थ से अलग करना निस्यंदन कहलाता है। जैसे मिश्रण में से ठोस या द्रव को अलग करना, जैसे रेत व जल को अलग करना। दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलीकरण क्या होता है। ठोस को द्रव्य से अलग करना, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि समुद्र के पास से जो है वो हमेशा क्या ली जाती है, वो नमक लिया जाता है, तो वो क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया का ही एक बेहतर एग्जाम्पल है। ठोस यानी कि नमक, और द्रव हो गया जल। तो जल में से नमक को अलग करना, इसमें एक ऐसा विलायक लेते हैं जिसका क्वथनांक कम होता है, वो वाष्पशीलता अधिक होती है। क्रिस्टलीकरण में क्वथनांक कम किसका होता है, क्वथनांक कम होता है ठोस का यानी नमक का, और वाष्पशीलता अधिक किसकी होती है, पानी की, तो वो तो वाष्प बन जाता है, और क्वथनांक कम होता है, इसीलिए समुद्र का जो पानी होता है वो तो उड़ जाता है और नमक पीछे रह जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। इस विधि में यौगिक अधिक ताप पर अधिक व कम ताप पर कम विलेय होता है, यानी कि जैसा उसको एनवायरमेंट मिलेगा वैसा वो काम करेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका इसको जो है वो हम लोग सब्लिमेशन भी बोलते हैं। यानी कि ठोस को गर्म करें तो वो द्रव में नहीं बदले बल्कि सीधा ही गैस बन जाए, और गैस को वापस ठंडा करें तो वो वापस द्रव में नहीं बदले बल्कि वापस पुनः किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए। उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नौसादर जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, नैफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया आदि।
आगे देख लेते हैं हम लोग आसवन क्या होता है, डिस्टिलेशन, यानी कि किसी भी द्रव को अगर गर्म करें तो वाष्प में बदलना और पुनः ठंडा करने पर वो द्रव में बदल जाए, उसको हम लोग आसवन बोलते हैं। जैसे पानी और एसीटान एसीटोन और आसवन का उपयोग तब किया जाता है जब क्वथनांक में दो पदार्थों के क्वथनांक में अंतर नजर आता है तो आसवन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रभाजी आसवन, यानी कि दो या दो से अधिक द्रव के क्वथनांक में जब 50 डिग्री से कम का अंतर होता है तो उसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, टालुइन हो गया, एथिल अल्कोहल, जल व पेट्रोलियम। दूसरा देख लेते हैं हम लोग साधारण आसवन क्या होता है। यदि द्रवों में वाष्पशील अशुद्धियां हो तो दो द्रवों के क्वथनांक में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो, यानी कि वाष्पशील अशुद्धियां हो। शर्त क्या है साधारण आसवन की, कि दो कि द्रवों में वाष्पशील अशुद्धियां होती है, दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर कितना हो, 50 डिग्री का अंतर हो। साधारण आसवन विधि का उपयोग हम लोग इस विधि में करते हैं। आगे देखते हैं कि दो द्रवों के क्वथनांक का अंतर यदि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो जल ऊष्मक विधि का उपयोग करते हैं। क्वथनांक का अंतर अगर 80 डिग्री से अधिक होता है तो बालू ऊष्मक या फिर रेत ऊष्मक का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग भाप आसवन, जो जल में अविलीन होता है अर्थात जिसमें अवाष्पशील अशुद्धियां होती है तो भाप आसवन का उपयोग करते हैं, जैसे कि हो गया एनिलीन। आगे देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकृत घटक को अवाष्पीकृत घटक से अलग करना, जैसे कि नमक से जल को अलग करना, नमक अवाष्पीकृत है और जल वाष्पीकृत है तो जल को वाष्प बना के उड़ा देना, ठीक है, तो नमक अपने आप अलग हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम लोग अब केंद्रीकरण क्या होता है। अब केंद्रीकरण का मतलब होता है जब विलयन को तेजी से घुमाते हैं, यानी कि कोई भी विलयन जिसमें से हम लोगों को अशुद्धि निकालनी है तो उसको तेजी से घुमाएंगे तो अधिक घनत्व वाले कण जो होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे और कम घनत्व वाले कण क्या होते हैं, केंद्र में आ जाते हैं। जैसे दूध से हम क्रीम को अलग करते हैं, मक्खन निकालते हैं, वॉशिंग मशीन में से कपड़ों को धोते हैं, उसमें से धील धूल व मिट्टी के कण जो होते हैं वो वॉशिंग मशीन में हमेशा नीचे बैठ जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। किसी मिश्रण में से रंगीन यौगिक को अलग करना, जैसे रंग या डाई को अलग करना, क्लोरोफिल से पिगमेंट को अलग करना, रक्त से ड्रग को अलग करना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्रोमेटोग्राफी के हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग विलायक निष्कर्षण क्या होता है। विलायक निष्कर्षण का मतलब होता है विलायक और विलायक, यानी दो विलायक आपस में जुड़े मिले हुए हो तो उनको अलग करना। जैसे अमिश्रणीय, यानी कि ऐसे द्रव्य जो आपस में अमिश्रणीय है, मिले हुए नहीं है, तो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करना क्या कहलाता है, तेल, जैसे कि विलायक निष्कर्षण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है तेल व जल। अब हम लोग कुछ एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट है अन्न कणों से, यानी कि अन्न कणों से पत्थर और भूसी को पृथक करना हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अलग अनाज को अलग करना थ्रेसिंग विधि द्वारा करते हैं। निष्पावन का मतलब क्या होता है, यानी कि वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के कणों को अलग करना, जैसे हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग करना। आटे में से कंकड़ निकालना छाननी के द्वारा कर सकते हैं। मिश्रण से जल मिलाने पर भारी भारी कण जो होते हैं, यानी कि कोई भी मिश्रण है उसके अंदर जल मिला दिया तो भारी कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसको हम लोग अवसादन बोलते हैं। और अवसादित मिश्रण जो होता है उसको हम बिना हिलाए जल को मिट्टी मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया जो होती है वो निस्तारण कहलाती है। क्या बोला है, अवसादित अवसादित मिश्रण क्या होता है कि जब मिश्रण में से जल मिलाते हैं तो भारी कण जो होता है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो उस मिश्रण को जब बिना हिलाए, यानी कि नीचे बैठ गए भारी कण, तो नीचे बैठ गए, अब नीचे बैठ गए हैं भारी कण तो अब उसमें से ऊपर से जल को क्या कर दो, मिट्टी से उल्टा करेंगे तो ऊपर से जो जल है वो तो अलग हो जाएगा और मिट्टी के कण नीचे हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निथारण यानी कि निस्तारण। तो इस तरीके से हमारा एक से दो टॉपिक्स आज की वीडियो में हम लोगों ने और डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आ रही है और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लिंक, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।